आज बात करेंगे रूस और यूक्रेन युद्ध की। रूस और यूक्रेन के बीच चल रहे युद्ध को 3 साल से ज्यादा का वक्त हो चुका है। इस युद्ध में अब तक हजारों लाखों लोग मारे जा चुके हैं, कई शहर भी तबाह हो चुके हैं। रूसी सेना ने भी युद्ध में कई सैनिक गंवा दिए हैं। अब इस युद्ध के मामले में एक और नया खुलासा हुआ है और यह कबूलनामा नॉर्थ कोरिया ने किया है। उत्तर कोरिया के तानाशाह किम जोंग उन ने यूक्रेन युद्ध में अपने सैनिकों को भेजा था। उत्तर कोरिया के युद्ध में सैनिकों से रूस की मदद करने की पुष्टि के बाद अब इसे रूस ने भी सीधे सीधे स्वीकार कर लिया है। किम जोंग उन ने इसे दोनों देशों के बीच बढ़ती दोस्ती की मिसाल दी है। वहीं दूसरी तरफ रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने भी यूक्रेन युद्ध में भाग लेने के लिए नॉर्थ कोरिया के सैनिकों का धन्यवाद किया है। इतना ही नहीं, किम जोंग उन ने ऐलान किया कि इस युद्ध में भाग लेने वाले सैनिकों की याद में प्योंगयांग में एक स्मारक भी बनवाएंगे। आपको यह भी बताते चले कि इस युद्ध की शुरुआत से लेकर कुछ समय पहले तक रूस ने इस बात को मानने से इनकार कर दिया था कि इस जंग में कोई भी नॉर्थ कोरिया सैनिक शामिल है। नॉर्थ कोरिया द्वारा रूस की मदद के लिए सेना भेजने की बात कहे जाने के बाद अब यह बयान क्रेमलिन की तरफ से भी आया है। यूक्रेन हमेशा से आरोप लगाता आया था कि रूस के साथ इस जंग में नॉर्थ कोरिया के सैनिक हैं, उसकी मदद कर रहे हैं। वहीं अब इसका खुलासा हो चुका है। इस बयान में किम के हवाले से कहा गया है कि सैनिकों की रूस में तैनाती का मकसद यूक्रेन के नव-नाजी कब्जा करने वाले को बर्बाद करना और रूसी सैनिकों की सहायता से क्रुस्क इलाके को आजाद करना है। और इसी को लेकर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ कई सारे गेस्ट जुड़ गए हैं। राजीव नयन है, रिसर्च है और रिसर्च में है, वो जुड़े हुए हैं। साथ ही मेजर जनरल ए के शिवाज डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर जुड़े हुए हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे साथ इस चर्चा में। और मैं सीधा रुख करना चाहूंगी राजीव नयन जी, आपका ये एक नया खुलासा सामने आया है। हालांकि लगातार यूक्रेन की तरफ से ये दावा किया जा रहा था, कई बार इस बात का खुलासा भी किया था, लेकिन कभी भी रशिया ने इस बात को एक्सेप्ट नहीं किया है और आज एक नए खुलासे के तौर पर यह सामने आ रहा है। देखिए, नॉर्थ कोरिया ने भी इस बात को माना है। तो एक तरह से उन लोगों ने इस बात को मान लिया है, खुले में आ गई है। अब बात है कि अब रूस ने ऐसा क्यों की और अब आगे क्या इसकी क्या अंजाम कहिए या इसको कहिए, क्या इसका स्टेटस होगा। तो देखिए, अभी तुरंत तुरंत समाचार अभी मैं सुन रहा था कि रूस ने 72 घंटे का सीज फायर भी डिक्लेयर कर दिया है। और वह सीज फायर है क्योंकि अमेरिका के से थोड़ा सा वह हताश भी हो रहा था। और जो पूरा का पूरा नॉर्थ कोरिया और रसिया के बीच में जो भी दोस्ती बढ़ी, चाहे नजदीकी बढ़ी, संबंध बढ़े, उसके पीछे एक वेस्टर्न हेजेमोनी की भी बात कही गई थी। उसके चलते वो दोनों राष्ट्र, एक जो नॉर्थ कोरिया का और रूस का, दोनों की कोई बराबरी नहीं की जा सकती है। लेकिन मजबूरी में क्या करें, जब आइसोलेटेड हो गया रूस, तो ऐसे ऐसे कई राष्ट्रों का दामन पकड़ना पड़ा था, जिसमें कि एक नॉर्थ कोरिया भी शामिल है। और नॉर्थ कोरिया ने उसे जो इमरजेंसी असिस्टेंस होनी चाहिए थी, जैसे खास करके आर्म्स और एम्यूनिशन के बारे में कहा जाता था कि मिसाइल्स और कुछ एम्यूनिशन प्रोवाइड किए थे, कितनी उसकी भी अभी पुष्टि नहीं हुई है। लेकिन जो ट्रूप्स की बात बार बार, हाँ आपने सही बोला कि यूक्रेन कह रहा था, लेकिन अब तो खुद नॉर्थ कोरिया ने पुष्टि कर दी है, रूस ने भी इस बात की तरफ संकेत किया है। तो एक देखिए, इसे कहते हैं कि एक ट्रांजैक्शनल वर्किंग एक रिलेशनशिप है। और ये बहुत अच्छा तो नहीं है, निश्चित है हमारी सुरक्षा के लिए इसे हम अच्छा नहीं मानेंगे। रूस हमारा मित्र रहा है और हम सब जानते हैं कि किस तरह से नॉर्थ कोरिया का संबंध चीन से लेकर पाकिस्तान के साथ रहा है। पाकिस्तान को कई तरह के तकनीकी उसने देता रहा है, विशेष करके लिक्विड प्रोपेलेंट और उनका मिसाइल्स जो रहा है उसमें उनको काफी भूमिका रही है। बदले में वह पाकिस्तान से भी P1 P2 जो इनरिचमेंट टेक्नोलॉजी रहा है वो लेते रहा है। उसकी जो साठगांठ चीन के साथ है वह भी हमें तो अच्छी नहीं लगी है। तो ये सारी बातें हैं। लेकिन अब हम वही उम्मीद करते हैं कि एक बदली हुई दुनिया में, जिसमें कि एक बहुत हद तक अमेरिका भी जिम्मेवार है। अमेरिका को चाहिए कि रूस को अपने नजदीक लाए, जिससे कि इस तरह के संबंध का विच्छेद किया जा सके, इस संबंध को समाप्त किया जा सके और रूस की एक मजबूरी न बन जाए। नॉर्थ कोरिया और चीन तो बहुत शातिर तरीके से खेल रहा है इस पूरे खेल में, और वो आराम से अपना यूरोपियन देशों के साथ भी अपनी दोस्ती बरकरार रखे हुए है, साथ साथ रूस के साथ भी सहयोग कर रहा है। रूस को भी उसने समझा लिया है कि मैं खुलकर नहीं आऊंगा, तो वो भी मान लिया है। तो ये जो पटाक्षेप होना चाहिए। और ट्रम्प थोड़ा सा फ्रस्ट्रेटेड दिख रहे थे पिछले 2 दिनों से,
लेकिन हमें उम्मीद है कि सीज फायर की घोषणा के पश्चात एक हम नए रास्ते पर बढ़ेंगे, दुनिया बढ़ेगी और जल्दी ही इस युद्ध की समाप्ति हो। और इसका तो इंतजार और चर्चा 3 साल से ही हम कर रहे हैं कि आखिर कब इस युद्ध पर विराम लगेगा। यूके देवनाथ जी, मैं आज आपसे की घोषणा से लग रहा है कि एक उम्मीद जगी है। जी भले ही 72 घंटे की उन्होंने बात कही है, लेकिन हम उम्मीद करते हैं कि बात समझ में आ रही है कि युद्ध को समाप्त करना है और ट्रंप उनके साथ झुके हुए हैं, यह भी बात उन्हें समझना ठीक चाहिए। है। यूके देवनाथ जी, मैं आपसे ये समझना चाहती हूँ क्या साठगांठ होती है दो मुल्कों के बीच में, और अब जब नॉर्थ कोरिया एकदम ओपन फ्रंट पे आ गया है कि हमने समर्थन दिया था रशिया को और इस बात को एक्सेप्ट कर लिया गया है, किस लेवल पे ये वर्ल्ड फोरम को अफेक्ट करेगा? इसका क्या कोई असर इंडिया पर देखने को मिलेगा? देखिए, रूस का और उत्तर कोरिया का जो स्ट्रेटेजिक अलायंस है, ये 1951 से 1953 में जो नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया के बीच में युद्ध हुआ था तब से ही है, जब वहां पर सीज फायर डिक्लेयर किया गया था और 34 पैरेलल के उत्तर वाले भाग को नॉर्थ कोरिया और 34 पैरेलल के दक्षिण वाले हिस्से को साउथ कोरिया डिक्लेयर कर दिया गया था। तो दक्षिण कोरिया चला गया पश्चिमी स्फेयर में, यानी अमेरिका के प्रभुत्व में चला गया। कोल्ड वॉर के दौरान से ही नॉर्थ कोरिया हमेशा रूस के पास रहा, चीन के नजदीक रहा। किम जोंग उनके दादाजी शुरुआती दौर पे, उसके बाद उनके पिताजी और अब किम जोंग उंग जो हैं वो चीन और रूस के बहुत करीब रहे हैं। जहां तक वर्ल्ड पावर्स की कंसर्न है, ये जो फौज 10,000 से 12,000 की नॉर्थ कोरिया ने भेजी है यूक्रेन युद्ध लड़ने के लिए, रूस की तरफ से कर्स्क के एरिया में लड़ने गए थे ये लोग। ये एकदम शुरुआती दौर में ही पता लग गया था, क्योंकि ये जो ट्रुप मूवमेंट हुई थी, ये रूस पहले सखालिन आइलैंड में इनका जमावड़ा हुआ, वहां पे ऑर्गेनाइज होने के बाद फिर इनको व्लादिवोस्टोक के पोर्ट से में ले गए थे और व्लादिवोस्टोक से एक रेल लाइन चलती है जो कि मॉस्को की तरफ जाती है। तो पश्चिमी जो एजेंसीज हैं, खुफिया एजेंसीज, उनको इसकी जानकारी इस साल पिछले साल के नवंबर दिसंबर से ही थी। अब बात यह है कि क्या इसका वर्ल्ड पॉलिटिक्स पे कुछ फर्क पड़ेगा? कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि नॉर्थ कोरिया जहां तक वर्ल्ड पॉलिटिक्स है बहुत छोटी सी एक बिसात है, और नॉर्थ कोरिया का जो इफेक्ट है वो सिर्फ दक्षिण कोरिया के ऊपर ही आता है, तो दुनिया में कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। जहां तक नॉर्थ कोरिया और रूस की इस दोस्ती का फर्क है, क्या ये भारत को इफेक्ट करेगी? ऐसा शायद ना हो, क्योंकि ये कई लोग कहते हैं, स्ट्रेटेजिक एक्सपर्ट्स, की नॉर्थ कोरिया पाकिस्तान के पास है, उसी दिन उसको शायद न्यूक्लियर हथियार बनाने की टेक्नोलॉजी थी, लेकिन वो सब पीछे छूट गया, वो सब पैसे के लिए हुआ था। अभी नॉर्थ कोरिया अगर रूस को मदद देता है तो रूस और भारत के बीच में जो वो 10 में से 10 मजबूती है, वो वैसे 10 में से 10 मजबूती बनी रहेगी और उस पर कोई असर नहीं रहेगा। ठीक है, एके शिवाज जी, क्या वजह रही होती है जब ऐसी बातें सामने आती है कि एक मुल्क ने दूसरे मुल्क की मदद की है, अपने सैनिक को भेजा है और उस बात का कबूलनामा भी 3 साल बाद आता है, तो इनके पीछे क्या स्ट्रैटेजी, क्या वजह रहती है? क्यों नॉर्थ कोरिया ने एक कदम उठाया? क्या रशिया से उनके रिलेशंस पहले से रहे हैं और आने वाले वक्त में क्या रिलेशन, नॉर्थ कोरिया की इमेज, नॉर्थ कोरिया की छवि बाकी मुल्कों में किस तरह जाएगी? मुझे समझ नहीं आ रहा इस चीज को अभी कैसे डिस्कस कर रहे हैं। ये तो बहुत पहले ही पता था कि 12,000 जो नॉर्थ कोरिया के ट्रुप्स कुर्स्क में हैं, एक मिलिट्री अलायंस साइन किया है रूस ने और नॉर्थ कोरिया ने। उसके तहत उसका जो आर्टिकल 6 है, उसके तहत वो आपस में इन्होंने ये कहा कि अगर एक दूसरे पर लड़ाई होती है तो मिलिट्री सहायता दे सकते हैं, और उसी के तहत इन्होंने कुर्स्क के अंदर 12,000 जो अपने सैनिक भेजे थे। और सबको पता है कि जो कुर्स्क का इलाका है वो यूक्रेन ने रूस के करीब 1400 स्क्वायर किलोमीटर का जीत लिया था, और उसको जीतने के लिए उसके पास ट्रुप्स नहीं थे। रूस बहुत कोशिश किया मगर वो इलाका नहीं जीत पाया, तो फिर उसने नॉर्थ कोरिया के साथ मिलिट्री अलायंस किया था, जो पुतिन गए थे नॉर्थ कोरिया में, और उसके बाद ये 1200 जो सैनिक आए थे, और उसके बाद भी वो जीत नहीं पाए थे इलाका पूरा कुर्स्क का। अभी भी कुछ इलाका कुर्स्क का यूक्रेन के पास है।
तो यह सच्चाई है, इस लड़ाई के अंदर हथियार एक दूसरे को दिए गए हैं। जैसे रूस को हथियार मिले हैं, ईरान से शाही ड्रोन मिले हैं, चीन ने ओपनली नहीं दिए हैं, पाकिस्तान के भी आप आर्टी गन्स और आर्टी अम्यूनिशन गया है। और ऐसे में जो बूट्स ऑन ग्राउंड नहीं, एक्सेप्ट नॉर्थ कोरिया, बाकी हथियार दोनों तरफ दिए गए हैं। ये पता है यूक्रेन को नेटो ने दिए हैं और यूक्रेन को एक प्रकार से यूके ने भी दिए हैं। मगर ये है कि नॉर्थ कोरिया के जो ट्रुप्स हैं वो कोई सीक्रेट नहीं था। वो जब मिलिट्री अलायंस एक प्रकार से साइन हो गया था नॉर्थ कोरिया और रूस के बीच में, तो अनाउंस नहीं किया, मगर सबको पता था कि नॉर्थ कोरिया के ट्रुप्स वहां पर हैं और कई बार ये डिस्कस हो चुका है कि ये है। अब सच्चाई क्या है कि हालात क्या है? देखो, ये लड़ाई जो है अभी क्या ये रुक सकती है या नहीं रुक सकती, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट होना चाहिए अभी, क्योंकि पुतिन ने 3 दिन का जो सीज फायर किया है वॉलंटरीली कि 5 मई से 8 मई तक जो विक्ट्री डे मनाने का, अब क्या उसको यूक्रेन लेता है नहीं लेता वो समय बताएगा। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि अमेरिका इसके अंदर एक ब्रोकर का काम कर रहा है। वो चाहता है कि ये लड़ाई बंद हो, और मगर जिस हिसाब से अब रूस का नजरिया आ रहा है वो बहुत ही एरोगेंट और एडमेंट हो रखे हैं पुतिन। वो हर चीज को अपनी तरफ से देख रहे हैं। वो उनकी जो रेड लाइंस हैं वो बहुत मुश्किल हैं। वो कहते हैं कि जितना इलाका उन्होंने जीत लिया वो इलाका तो उनका है ही, जो कि क्रीमिया 2014 में, और 18% यही डोनबास का, डोनेट्स्क, लुहांस्क, जापोरिजिया, खारासोन। दूसरा वो ये कहते हैं कि एक रिटर्न अंडरटेकिंग देनी चाहिए कि यूक्रेन जो है वो नेटो नहीं ज्वाइन करेगा आने वाले समय में। तीसरा वो कहते हैं कि जो बफर जोन बनेगा उसके अंदर कि जो हैं कोई भी नेटो के या यूरोपियन ट्रुप्स नहीं हो सकते। और चौथा वो जो एक बड़ा इंपॉर्टेंट चीज बोल रहे हैं कि इसको कोई सिक्योरिटी गारंटी नहीं दे सकते आप यूक्रेन को। तो ऐसे में बड़ा मुश्किल हो रहा है। इसीलिए अगर आप देखें डोनाल्ड ट्रंप ने बड़ा फ्रस्ट्रेशन दिखाई है पुतिन को देखते हुए कि अगर ऐसा ही रवैया रहा तो फिर वो ब्रोकर नहीं रहेंगे, वो इस डील से निकल जाएंगे, वो नहीं कराने की कोशिश, क्योंकि बहुत मुश्किल हो रहा है। अब जो यूक्रेन है, यूक्रेन बाय एंड लार्ज वो टर्म्स एंड कंडीशन जो अमेरिका बता रहा है वो एग्री कर रहा है, क्योंकि मिनरल डील साइन करने वाले हैं अमेरिका और यूक्रेन। और जेलेंस्की को समझ आ गया है कि जो अमेरिका बोल रहा है उसके तहत ही उसको जाना चाहिए, क्योंकि उसके पास और कोई चॉइस नहीं है। ये लड़ाई नहीं लड़ सकता नेटो के साथ, ये इसको अमेरिका की हेल्प चाहिए। तो जेलेंस्की अब मुझे लगता है मानने को तैयार है, मगर पुतिन जो है वो नहीं तैयार। और पुतिन क्यों नहीं तैयार, उसकी 2 वजह है। क्योंकि पुतिन को लगता है कि जितनी देर ये लड़ाई ज्यादा लंबी चलेगी, स्पेशली अब वो ईस्टर्न यूक्रेन में धीरे धीरे इलाका और जीत रहा है, तो उसकी जो है स्थिति और मजबूत होगी। जो पूरा डोनबास का इलाका जीत लेगा वो, जो कि रशियन स्पीकिंग है, तो मुझे लगता है वो भी एक वजह है कि रूस इतनी जल्दी ये जो सीज फायर प्लस जो नेगोशिएशन में इतना सीरियस नहीं है। मगर ये सच्चाई है कि अमेरिका चाहता है कि ये लड़ाई जल्दी बंद हो, क्योंकि ये लड़ाई बंद नहीं होगी तो फिर ये लड़ाई किस मोड़ पे जा सकती है इसका कोई भरोसा नहीं। तो अमेरिका चाहता है, रूस थोड़ा सा एडमेंट है, यूक्रेन अभी मान रहा है जो शर्तें अमेरिका दे रहा है। मुझे लगता है कि अब रुकनी चाहिए। अगर ये अब नहीं रुकी तो फिर ये बड़ा मुश्किल हो जाने वाली है, और इससे पूरे वर्ल्ड की स्थिति खराब हो रही है। बिल्कुल, और इसी को लेकर लगातार से बात जी चर्चा होती थी, क्योंकि जब मुझे याद है जब इस जंग की शुरुआत हुई थी कई तरह की कवरेज और कई तरह की खबरें लगातार सामने आ रही थी, लेकिन 3 साल का वक्त हो चुका है, स्थिति वैसी की वैसी ही बनी हुई है। संजीव जी, मैं आपसे ये समझना चाहूंगी कि जिस तरह से स्टेटमेंट्स आ रहे हैं और जिस तरह से अमेरिका का भी जिक्र यहाँ पर किया जा रहा है कि सिवाज साहब कह रहे थे कि अमेरिका एज अ ब्रोकर इस सिचुएशन में काम करता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन रशिया का टेक क्या नजर आ रहा है आपको आने वाले समय में? अभी जो युद्ध की स्थिति है, इतने पिछले 3 सालों में लॉस ऑफ लाइफ, लॉस ऑफ प्रॉपर्टी, लॉस ऑफ मिलिट्री, लॉस ऑफ वेपन्स, कई सारी चीजों का सिर्फ और सिर्फ लॉस ही हुआ है। इन सब के बीच में गोइंग फॉरवर्ड की सिचुएशन क्या नजर आ रही है आपको?
देखिए कंचन जी, ये युद्ध अब कंटिन्यू नहीं करेगा, ऐसा ऐसी मेरा अनुमान है। क्योंकि इस युद्ध की वास्तविकता ये है, रशिया यूक्रेन युद्ध की, कि ये युद्ध वास्तविक रूप से महाशक्तियों के बीच इनडायरेक्ट तरीके से, परोक्ष रूप से लड़ा जा रहा था। एक तरफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका और नेटो है, दूसरी तरफ रशिया है। यूक्रेन की टेरिटरी का इस्तेमाल एक बैटल ग्राउंड के तौर पर किया जा रहा था। यूक्रेन के सैनिकों के कंधों पर रख करके अमेरिका और नेटो बंदूकें चला रहे थे। रूप से कहना चाहता हूं कि अमेरिका ब्रोकर नहीं है, अमेरिका इसमें एक स्टेक होल्डर रहा है, डे वन से रहा है। और अमेरिका और रशिया के बीच में ये जो युद्ध है वो यूरोपियन थिएटर में एक वर्चस्व की प्रतिद्वंदिता है। ये एक अपने डोमिनेंस को, स्ट्रेटेजिक डोमिनेंस को हासिल करने का एक कॉन्टेस्ट यूरोपियन थिएटर में रहा है, और जिसकी की वजह से युद्ध लड़ा गया। ये युद्ध आप जानते हैं, हम सब जानते हैं कि नेटो के एक्सपेंशन के आधार पर शुरू हुआ था। यूक्रेन नेटो में जाना चाहता था, रशिया इस बात के लिए डिटरमिन था कि हम उसे जाने नहीं देंगे, और रशिया ने यूक्रेन पर हमला कर दिया। नेटो ने इसे अपने लिए एक चैलेंज के तौर पर लिया, और अभी आप देखिए तो नेटो के सदस्यों की संख्या भी बढ़ करके 32 हो गई। स्वीडन फिनलैंड भी अब इसमें शामिल हो गए हैं। नेटो अपने आप को उसमें रीग्रुप किया है, अपने आप को और स्ट्रांग बनाया है। लेकिन अब राष्ट्रपति ट्रंप के आ जाने के बाद अमेरिका के इस रुख में बदलाव आया है कि वो युद्ध आप कंटिन्यू नहीं करना चाहते। तो चूंकि ये युद्ध महाशक्तियों के बीच में ही लड़ा जा रहा था और एक महाशक्ति अब उसमें नहीं लड़ना चाहती है, तो इसलिए मुझे नहीं लगता कि ये युद्ध अब आगे कंटिन्यू कर सकता है। यूक्रेन के लिए संभव नहीं था कि ये युद्ध वो हफ्ते 10 दिन से ज्यादा लड़ पाता। ये युद्ध अगर 3 वर्षों से ज्यादा लंबे समय तक का चला है तो इसका कारण बहुत ही स्पष्ट है कि ये महाशक्तियों के बीच में लड़ा जा रहा था, और इस युद्ध का कोई आउटकम भी नहीं निकलना था। जैसा कि भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी और हमारे पूरे विदेश मंत्रालय के द्वारा, भारत के एस्टेब्लिशमेंट के द्वारा समय समय पर यह कहा गया है कि इस युद्ध का अगर कोई समाधान हो सकता है तो सिर्फ और सिर्फ नेगोशिएटिंग टेबल पर बातचीत के माध्यम से ही हो सकता है। और चूंकि महाशक्तियां इसमें इन्वॉल्व हैं, इसलिए युद्ध इसमें हार जीत का कोई आउटकम निकल नहीं सकता। तो मेरा ऐसा मानना है कि अमेरिका अब नहीं लड़ना चाहता, और वहीं रशिया को भी हैवी लॉसेस हुए हैं, और रशिया को अब नॉर्थ कोरिया के सैनिकों का इस्तेमाल करना पड़ा है, ईरान के ड्रोन्स का इस्तेमाल करना पड़ा है। नॉर्थ कोरिया ने बैलिस्टिक मिसाइल्स भी दी हैं, और जाहिर है कि रशिया को हैवी जो पर्सनल्स के भी लॉसेस हुए हैं और इक्विपमेंट्स के भी लॉसेस हुए हैं। तो इसी वजह से रशिया भी अब नहीं चाहता। तो इसी वजह से आप देखिए जो लेटेस्ट डेवलपमेंट ये है कि रशिया के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन एक टेम्पररी सीज फायर के लिए तैयार हुए हैं, और राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने जब निराशा व्यक्त की तो उसके ऊपर रिस्पॉन्ड करते हुए और आने वाला एक परेड है उसको भी ध्यान में रखते हुए और एक टेम्पररी सीज फायर की तरफ रशिया ने भी अब सहमति दी है। एक शुभ शुरुआत है, अच्छी शुरुआत है, और मेरा ऐसा मानना है कि एक परमानेंट सीज फायर में भी बदल सकता है, एक पीस डील में भी बदल सकता है। एक और भी मैं इस नॉर्थ कोरिया के एडमिशन के ऊपर मैं बात कहना चाहूंगा कि ये जो नॉर्थ कोरिया का एडमिशन है कि उसने अपने सैनिकों को रशिया यूक्रेन युद्ध में भेजा, ये मेरे असेसमेंट के मुताबिक बहुत ही स्ट्रेटेजिक इसका सिग्निफिकेंस है, क्योंकि अभी तक नॉर्थ कोरिया इस बात को स्वीकार नहीं कर रहा था कि उसने ये अपने सैनिकों को भेजा है। ऐसी भी रिपोर्ट्स रही कि चाइना ने अपने मर्सनरीज को भेजा है, नॉर्थ कोरिया ने अपने हथियारों को तो निसंदेह भेजा है। ईरान इसका एक्सेप्टेंस भी आ गया है, चीन को लेकर कोई एक्सेप्टेंस अब तक नहीं आया। मैं उस पर आऊंगी संजीव जी आपके पास, लेकिन राजीव जी मैं आपसे ये समझना चाहती हूँ कि अब क्योंकि अब चर्चा इस बात की ओर आगे बढ़ रही है कि अब ये युद्ध विराम होगा, तो इसको कैसे कंक्लूड करें हम? कौन जीता, कौन हारा, किसने ज्यादा गवाया, किसने किस मुल्क का लैंड ज्यादा एक्वायर किया? व्हाट डू वी कंक्लूड आउट ऑफ दिस? देखिए इसमें तो क्या आकलन क्या कहा है, निश्चित ही यूक्रेन काफी गंवाना पड़ा, रूस भी गंवाया, करीब करीब 1000 उसके सैनिक हर दिन हताहत हो रहे हैं, मर रहे हैं। उन्हें 20,000 सोल्जर्स हर महीने रिक्रूट करने की आवश्यकता पड़ रही है, इसीलिए उसे नॉर्थ कोरिया की तरफ देखना पड़ा था। और नॉर्थ कोरिया का क्या उसे कहे कि करीब उनके पास माना जाता है कि 1.8 मिलियन ट्रूप्स है। अब कितनी उसकी क्षमता है, और ये उनका बड़ा ही घातक इनका एक कोर था, उसमें से कुछ लोगों को उन्होंने भेजा है। बैटल हार्डेंड नहीं है, और लेकिन उन्हें माना जाता है कि काफ़ी दक्ष रहे हैं, और उनकी जो क्षमता 1.28 मिलियन है, उनके पास ट्रूप्स है। आकलन है, मैं कहता हूँ ये आकलन है, इसकी सही संख्या क्या है इस पर हमेशा से बहस चल सकती है।
और उनका जो सबसे इन्फिल्ट्रेशन सबोटाजिंग में उनको अच्छी मानी जाती है, उनकी महारत मानी जाती है। लेकिन यहाँ पर तो उन्हें एक ट्रूप्स को, जिसे आपने बताया कि जो रशिया का क्षेत्र को उन्हें बचाए रखना था, उन्हें निकालना था, तो वो दक्षता भी नहीं थी जिस दक्षता के लिए ये माने जाते हैं वहां भेजा गया था जिन्हें, और ये असैसिनेशन वगैरह करने के लिए इसमें इनका दक्षता इनकी मानी जाती है। तो ये उनका रहा। लेकिन एक जो बात उभर के आ रही है कि देखिए, रूस और नॉर्थ कोरिया के बीच वह संबंध आइडियोलॉजिकल नहीं है जो सोवियत यूनियन और रूस के बीच। ये थोड़ा सा बेसिक अंडरस्टैंडिंग हमारी होनी चाहिए, तब हम आगे का विश्लेषण कर पाएंगे। एक रूस एक समय नाटो के लगभग पहुंच गया था करीब, उसके साथ मेंबरशिप की बात हो गई थी। अब वहां पर वह पुराना सोशलिस्ट कंट्री नहीं है, वह एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट उसका है। तो एक सोवियत से जो हमारी एक तुरंत हो जाती है, एक हमारी उत्तेजना आ जाती है, उसे सोवियत यूनियन के समानांतर खड़े कर देते हैं, उसमें हमें थोड़ा बचना चाहिए। तभी आप ट्रंप की और पुतिन के बीच की जो समझ है उसको हम समझ पाएंगे। और ये समझ के चलते जो उनके ओलिगार्क्स हैं वो काफी हद तक ट्रंप के साथ भी जुड़े हुए हैं, और ये दोनों साथ मिलकर काम करें। अगर आप वहां के देखेंगे, रशियन एकेडमी ऑफ साइंस से जो पुराना उनका जो लैब्स है, कुर्चातोव इंस्टीट्यूट से लेके सारे में, इतने गहन तरीके से वो यूरोपियन देशों के साथ मिलकर काम कर रहे हैं। लेकिन एक दुर्भाग्य रहा, यह एक समझ नासमझ के चलते एक युद्ध आना पड़ा। अब किसका दोष है नहीं है, अब इस पर बड़े लंबी चर्चा करीब 2-4 घंटे की हो सकती है। लेकिन अभी देखिए, रूस ये यूक्रेनियन टेरिटरी है, रूस भी नहीं कहता था कि हम पूरा के पूरा उनका कब्जा करेंगे। उनका एक क्राइमिया पर एक उनका बड़ा पुरानी समझ है, और येल्सिन की भी ये समझ है कि जिस समय सोवियत संघ का विघटन हुआ, देश बट रहे थे, देश बन रहे थे, उस समय एक गलती से हमारा क्राइमिया चला गया उनके पास। ये बड़ी पुरानी उनकी एक अपनी पहचान सोच है। अब जहां तक बाकी जो क्षेत्र थे ईस्टर्न जोन में, वो पहले नहीं बोलते थे कि हम इस पर कब्जा करेंगे, तो हो सकता है अभी मैक्सिमलिस्ट पोजीशन रखने के लिए वो बोले कि नहीं, अब हमने जितना कब्जा कर लिया वह भूखंड हमारा है। लेकिन जो उनका डिमांड युद्ध के शुरुआत में हुआ था, हो सकता है वहीं पर कहीं आकर वो ठहर जाएंगे, कहेंगे कि भाई विराम लग जाए, कि इन्हें ऑटोनॉमी दे दो, जो रूसी भाषा बोलने वाले लोग हैं उन्हें राजनीतिक अधिकार दो, उनकी सांस्कृतिक अधिकार दो। और अंदर से ठीक है, पुतिन मानते हैं कि बिना यूक्रेन के रूस अधूरा है, क्योंकि उनका जो कल्चरल सेक्टर में जो उनका जो कवीव है, उसे वहां का काशी कहा जाता है, वहां काशी बोलते हैं। जो हमारी काशी है, वो कहते हैं कि कवीव तो बिना रूस तो कवीव के बगैर अधूरा है, वो हमारा सांस्कृतिक केंद्र रहा है। उसी तरह कई क्षेत्र उनके हैं, कीव से लेकर बाकी सारे जो उनके क्षेत्र है, एक पुराना एक रूस का अपना एक उनकी अपनी दोस्ती रही थी, जो शुरू के क्षेत्र में 20वीं सदी के जो शुरुआत में एक कहीं ना कहीं से जो सोशलिस्ट रिपब्लिक बना और यूक्रेनियन सोशलिस्ट रिपब्लिक बना, और उस समय जो उनके इतिहासकार थे यूक्रेन के, उन्होंने करीब 12-13 वॉल्यूम्स में लिखा और उसमें कहा कि नहीं, हमारी भाषा भी अलग है, और वो अपना बताने लगे कैसे मंगोल से लेके सब हमारे साथ थे, तो हमारी एक अलग पहचान है। तो ये हल्का सा संघर्ष रहा है उनका शुरू से। अब उस संघर्ष का कैसे समाधान हो, वो तो देखिए एक लंबे समय की सांस्कृतिक समझ और जिससे कहते हैं राष्ट्र की समझ एक लंबे समय में होता है। युद्ध से कई बार इसका समाधान बड़ा ही क्षणिक होता नहीं तो हो अब पाता, नहीं वैसा कंक्लूड नहीं कर पाते हम। लेकिन हम चाहते हैं कि दोनों हमारे मित्र रहे, तो जल्दी से दोस्ती हो जाए और हम लोग के साथ यूके देवनाथ जी, जब भी किसी दो मुल्कों की बात होती है, हमेशा चर्चा अमेरिका की होती है। मैं चाइना का भी टेक इस पर समझना चाहूंगी कि चाइना क्या वेट एंड वॉच की स्थिति में बना हुआ है, पूरा ऑब्जर्वेशन ले रहा है। इन सब के बीच में दो मुल्कों का एंड या कंक्लूजन क्या होगा, वो बहुत इस बात पर निर्भर करता है कि ट्रंप ने क्या किया, अमेरिका का रुख क्या हो रहा है। अमेरिका इतना बड़ा सुपर पावर है कि दो मुल्कों के बीच में किसकी जीत किसकी हार होगी, क्या ये वो तय कर सकता है? देखिए, अगर अमेरिका चाहे तो ये युद्ध एक दिन में खत्म हो सकता है, क्योंकि यूक्रेन हर रोज करीबन 3000 राउंड आर्टिलरी के फायर कर रहा है, और प्रैक्टिकली ये 3000 राउंड प्रैक्टिकली हर रोज अमेरिका से या नेटो देशों में अमेरिका ने जो अपने स्टॉक्स रखे हैं उससे सप्लाई हो रहे हैं।
यूक्रेन जो है हर रोज करीबन 60 से 80 एयर डिफेंस मिसाइलें फायर कर रहा है, और ये जो हैं ज्यादातर अमेरिकन स्टॉक से आ रहे हैं, जो कि या तो सीधा अमेरिका की फैक्ट्री से हवाई जहाज के द्वारा पोलैंड लाए जाते हैं, वहां से बाई ट्रेन लवीव में, यूक्रेन में उनका रेलवे मार्शलिंग यार्ड है, लवीव से इन मिसाइलों को सीधा बैटलफील्ड में लाया जा रहा है। तो अमेरिका अगर इन मिसाइलों को देना बंद कर दे, इन शेल्स को देना बंद कर दे, तो ये लड़ाई कल सुबह तक बंद हो जाएगी। देखिए ये लड़ाई चल क्यों रही है, इसमें किसी भी लड़ाई में यूक्रेन जो है जाहिर बात है बहुत कमजोर मुल्क है, रूस जो है ठीक है पुराने जमाने जैसा एक सुपर पावर नहीं है, लेकिन यूक्रेन के मुकाबले 10 गुना ज्यादा मजबूत है। तो यूक्रेन टिका क्यों हुआ है? टिका हुआ है, देखिए 3 चीजें दरकार होती हैं। एक है गोला बारूद हथियार, अमेरिका अब तक मोर और लेस कंटिन्यूसली दे रहा है, बंद कर देगा देना तो कल सुबह ये युद्ध खत्म हो जाएगा। दूसरी चीज है कि यूक्रेन का मैन पावर, यूक्रेन के पास मैन पावर की शॉर्टेज हो रही है। हमेशा से रिपोर्ट आती रही है कि वहां पर बच्चों को जबरदस्ती घर से उनकी जो मिलिट्री पुलिस है वो ले जाकर एज ए रिक्रूट भर्ती कर रही है युद्ध लड़ने के लिए। बैटलफील्ड से भी लड़के छोड़ छोड़ के जा रहे हैं। जब ये युद्ध चालू हुआ था, हम याद कर सकते हैं कि बड़ी संख्या में जब रिफ्यूजी पलायन करके यूक्रेन से यूरोप की तरफ जा रहे थे, तो उसमें युवा भी थे। 15 साल से 65 साल के युवा जब वो यूक्रेन बॉर्डर क्रॉस करके यूरोप जा रहे थे, तो यूक्रेन की पुलिस ने उनको रोक लिया था और वापस कीव की तरफ भेज दिया था कि वो यूक्रेन छोड़ के नहीं जा सकते। तो यूक्रेन में मैन पावर शॉर्टेज है। तो एक और कमजोरी है यूक्रेन की। तीसरी और सबसे बड़ी बात है कि युद्ध लड़ने की इच्छा। अभी तक यूक्रेन के जो रूलिंग एलिट है, देखिए ये समझना पड़ेगा कि यूक्रेन में 3 तरह के लोग रहते हैं। एक आम आदमी है, गरीब आदमी है, उनके मन में युद्ध लड़ने की इच्छा नहीं है। वहां पर अक्सर खलबली मच जाती है लोअर लेवल पर, क्योंकि आम जो आवाम है उनको लग रहा है कि इस लंबे युद्ध से उनको क्या मिलेगा। अगर यूक्रेन युद्ध जीत भी जाता है तो उनको क्या मिलेगा। दूसरा जो तबका है वहां पर है वो धनाढ्य लोगों का है, बड़े बड़े वहां पर कैपिटलिस्ट लोग हैं, उनको भी कुछ फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वह उनकी फैक्ट्रियां, उनके बच्चे अच्छी तरह से हैं और उनको जितने दिन ये युद्ध चल रहा है कोई फर्क नहीं पड़ रहा। यूक्रेन में जो मध्यम वर्ग है वो हमेशा से डिसीजन लेता रहा, ना वहां के गरीब लोग ना वहां के अमीर लोग। ये जेलेंस्की जब पावर में आए थे तो यूक्रेन के मध्यम वर्ग के मदद से पावर में आए थे। अब ये मध्यम वर्ग में कौन है? उनकी इंटेलिजेंसिया है, बुद्धिजीवी है, डॉक्टर्स, लेक्चरर्स, प्रोफेसर्स, काफी हद तक पार्टी वर्कर्स भी हैं जो कि जेलेंस्की के साथ खड़े हैं। लेकिन पिछले 6 महीने से हर महीने मध्यम वर्ग का जो सपोर्ट है जेलेंस्की को वो भी कम होता नजर आ रहा है। तो यूक्रेन के पास हथियार अगर अमेरिका रोक दे युद्ध बंद हो जाएगा। यूक्रेन के पास अगर युद्ध लड़ने के लिए सफिशिएंट नंबर में यूथ बोला तो 15 साल से 35 या 45 साल के बच्चे सामने नहीं आए तो युद्ध खत्म हो जाएगा। काफी बड़ी चांस है कि ऐसा होगा। और तीसरी बात है, अगर यूक्रेन के मिडिल क्लास में युद्ध लड़ने की इच्छा खत्म हो जाए तो ये युद्ध बंद हो जाएगा।